हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 23 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ही हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर हैं या पार्ट है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा, दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, चौथा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, पांचवा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC। तो बताइए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीगा जो है इसका पार्ट है, IDA इसका पार्ट है, IFC भी इसका पार्ट है। बाकी ये दोनों जो हैं वो इसके पार्ट नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। देखिए वर्ल्ड बैंक जो था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कोविड-19 के पैंडमिक में। उसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस थी जिसको वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। देखिए वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, 189। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ना वो 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल के बना है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से उनको देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, ये लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, ये लो या नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है लो इनकम कंट्रीज़ को। तीसरा जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट को, एडवाइस को और एसेट मैनेजमेंट का काम करता है कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए। कुछ और फर्दर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो चौथी डेवलपमेंट एजेंसी है उसका नाम है मीगा, ये इंश्योर करती है लेंडर्स को और इन्वेस्टर को पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट। और जो लास्टली है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, ये सेटल करती है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना वो वाटर मैनेजमेंट मिशन के बारे में है। तो हाल में ही तेलंगाना गवर्नमेंट का एक वाटर मैनेजमेंट मिशन जो है ना वो नीति आयोग के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और इसका नाम जो है वो एक डायनेस्टी के ऊपर है। हमको नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ के ये पता करना है कि ये मिशन है वो किस डायनेस्टी के ऊपर नेम्ड किया गया है। तो आइए नीचे वाले पैराग्राफ को देखते हैं। नीचे पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो डायनेस्टी है वो कहाँ की है, आंध्र रीजन की है और 12th सेंचुरी CE एरा की है। जो उसके फेमस रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो कौन कौन से हैं, गणपति देवा, रुद्रमा देवी, इस डायनेस्टी के जो हैं वो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। और जो फेमस रामप्पा टेम्पल था ना वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तो बताइए ये कौन सी फेमस डायनेस्टी है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर, चालुक्य चोला डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी या होयसला एम्पायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन C है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने है ना उसने एक मैसिव रीजनरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन काकतीय। ठीक है, ये जो मिशन है उसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, इसमें क्या होगा, जितने भी इरिगेशन टैंक हैं, लेक हैं या माइनर इरिगेशन सोर्सेस है उनको रीस्टोर किया जाएगा यानी रीजर्मिनेट किया जाएगा, जो कि बिल्ड किए गए थे काकतीय डायनेस्टी के समय में। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये न्यूज़ में था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है इस डायनेस्टी के बारे में उसको देख लेते हैं। देखिए जो काकतीयज हैं ना वो आंध्र डायनेस्टी के हैं और वो फ्लरिश हुए थे 12th सेंचुरी CE में, कॉमन एरा में। जो काकतीय डायनेस्टी वो रूल की जाती थी वरंगाना तेलंगाना से। क्या इनका जो शासनकाल का पीरियड है वो है 1083 से लेके 1323 AD तक। ठीक है, देखिए ये जाने किस लिए जाते थे, ये जाने जाते थे अपने जो इनके जो टैंक के नेटवर्क्स थे जिनको ये यूज़ करते थे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इन ये जो प्रोजेक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन की प्रणाली है ना, इनकी वजह से ये जाने जाते थे। ठीक है,
और जो फेमस रामप्पा टेम्पल है ना लॉर्ड शिवा का, वो तेलंगाना में ही सिचुएटेड है। ठीक है, फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो है रामलिंगेश्वर टेम्पल के बारे में, जो कि बिल्ड किया गया था चीफ कमांडर ऋषिला रुद्र के द्वारा गणपति देव के शासनकाल में, जो कि काकतीय डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी काकतीय डायनेस्टी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो जीआई टैग के बारे में है। हमें ये बताना नीचे मेंशन किए जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है छेंदा मंगलम साड़ी, दूसरा नीलाम्बू टीक, तीसरा तिरुर बीटल लीफ। तो बताइए कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही एक इनिशिएटिव लिया गया है केरला फ्लड अफेक्टेड व्यूवर्स के लिए, जिसका नाम है केयर फॉर छेंदा मंगलम, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो छेंदा मंगलम साड़ी है ना वो रिकॉग्नाइज क्यों की जाती है, उसके पुलियाला करा के बॉर्डर की वजह से। जो साड़ी में पुलियाला करा बॉर्डर होता है उसके वजह से इस साड़ी को जाना जाता है। इसमें होता क्या कि साड़ी के चारों तरफ एक थिन लाइन होती है, ब्लैक कलर की लाइन होती है जो साइड बाय साइड रन करती है पूरे साड़ी के, तो इसीलिए फेमस है। और ये स्पेसिफिक ओरिजिन केरला से बिलोंग करती है। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी साड़ी के बारे में जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं केरला के जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो यहाँ पे नीचे मेंशन है कसारा गौड साड़ी, छेंदा मंगलम साड़ी, पुक्काली राइस, नीलाम्बू टीक, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, तिरुर बीटल लीफ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स थे केरला के। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आईएनडी यानी इंडिया के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिपोर्ट करती है डायरेक्टली किसको, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो एक तरह की नोडल एजेंसी है जो कि रिसीव करती है, एनालाइज करती है और डिसेसिमिनेटिंग करती है किसको, इन्फॉर्मेशन को, जो कि रिलेटेड है सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना 2100 सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट है जो बैंक के द्वारा फाइल की गई है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में। ठीक है, कौन सी डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, फिनसन। देखिए जैसे फिनसन है ना यूएसए की, वैसे ही सेम टू सेम इंडिया की क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जो फिनसन फंक्शन परफॉर्म करती है ना यूएस में, वैसा ही सेम फंक्शन एफआईयू इंडिया में परफॉर्म करती है। तो इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो एफआईयू है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, वो एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है किसको, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि हेड किया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो इंटेलिजेंस यूनिट है ना उसको सेटअप किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कब, 2004 में। ठीक है, यानी 2004 में। ये एक तरह की नोडल एजेंसी है, ठीक है, जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एनालाइज करना और डिसेसिमिनेट करना। ठीक है, जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो ये इसका काम है, इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ना, उसको ऑथराइजेशन क्या क्या मिला है। ऑथराइजेशन क्या क्या मिला है, वो क्या क्या ऑब्टेन कर सकती है, कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकती है, और साथ में ही क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स को भी ऑब्टेन कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको मूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो एक मोशन होता है वो मूव किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस के अप्रूवल से ही। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स को पास किया था वॉइस नोट के जरिए। अब ये वॉइस नोट होता क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इस मोशन के जरिए क्या होता है ना, जो लोकसभा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ठीक है, जब विश्वास नहीं ले जाता गवर्नमेंट के अंतर्गत तो लोकसभा में ये मोशन लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना वो केवल मूव किया जा सकता है लोकसभा में, यानी लोअर हाउस में। राज्यसभा में इसको नहीं मूव किया जा सकता। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे बोथ हाउसेस मेंशन था। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस मोशन को मूव करने के लिए ना अप्रूवल की ज़रूरत होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, जो कि स्पीकर होता है लोकसभा में और चेयरमैन होता है राज्यसभा में। तो इनका अप्रूवल जरूरी है इस मोशन को मूव करने के लिए। ठीक है, अब ये मोशन जो है वो कौन कौन मूव कर सकता है? ये मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि जो मैटर होना चाहिए वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे या टाइम नहीं अलॉटेड है। ठीक है, लेकिन अगर इसी मोशन को अगर कोई प्राइवेट मेंबर लाता है तो उसके लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक डे अलॉट किया जाता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक डे रहेगा उसी दिन वो प्राइवेट मेंबर क्या कर सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकता है। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था करेक्ट था इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में है। हमें ये बताना है ये किस किस चीज़ के रिलेशन में नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को लेट डाउन करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पीपल टीचर रेशियोज के रिगार्डिंग, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, स्कूल वर्किंग डेज के रिगार्डिंग, टीचर वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग। तो बताइए किन किन रिलेशन में ये नॉर्म्स को लेट डाउन करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सभी के रिलेशन में जो ये एक्ट है वो नॉर्म्स को लेट डाउन करता है। तो ऑप्शन जो डी होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो RTE एक्ट 2009 है ना, उसका जो एम है कि वो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में है। देखिए ये एनफोर्स करता है एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक है, ये जो एक्ट है ना वो मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन डिसएडवांटेज सेक्शंस को सोसाइटी में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन भी है जो नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन है, मतलब जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, इस पे जो एक्सपेंस आएगा ना इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस जो शेयर किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और इसमें इस एक्ट के अंतर्गत ना एक और रूल ये है कि जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल में उनको किसी और काम में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता एजुकेशनल वर्क को छोड़ के। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको जो एक्सेप्शन के रूप हैं जहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है, जिससे ऐसे सेंसस में ज़रूरत पड़ी तो, इलेक्शंस में ज़रूरत पड़ी तो, या डिजास्टर रिलीफ में ज़रूरत पड़ी तो इन चीज़ों में इनका डिप्लॉयमेंट हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के कहीं और इनका डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उनको भी देख लेते हैं। देखिए इस एक्ट में ना एक पॉलिसी थी जिसको कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, लेकिन इस पॉलिसी को बाद में रिमूव कर दिया गया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। इसके अंदर कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड भी हैं जिसको लेट डाउन किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। वो किस चीज़ से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। प्यूपल टीचर रेशियोज, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज और टीचर वर्किंग आवर्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में है। आपको पता है राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। तो हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली और अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई करता है अबव स्टेटमेंट को, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 17 एंड DPSP पार्ट 4। ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। और स्टेटमेंट डी जो कहता है वो आर्टिकल 24 एंड प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है अबव स्टेटमेंट को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, ये जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लाई करता है इस वाले स्टेटमेंट को। तो जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ना सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को ऑर्डर किया है कि जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको आप गैजेट और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करें, जिससे कि कोविड-19 के क्राइसिस में वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ का पार्ट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए न्यूज़ में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो प्राइवेसी है ना वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो इसको है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, देखिए जो प्राइवेसी होती है ना उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे होते हैं और फ्रीडम को और डिग्निटी को साथ में गारंटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एम्पावर किया है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, जो कि कंटेंट है किसमें, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी राइट टू लाइफ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो समर्थ स्कीम के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है कि ये जो स्कीम है वो प्राइमरली किस चीज़ से रिलेटेड है। वुमेन एजुकेशन से, फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर से, या जॉब क्रिएशन से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो समर्थ स्कीम है वो रिलेटेड है कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, यानी ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो समर्थ स्कीम है ना वो एक तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर में। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। देखिए, जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या होगा, प्लेसमेंट ओरिएंटेड काम किया जाएगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्किल प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिससे कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी स्किल को डेवलप किया जा सके टेक्सटाइल सेक्टर में। इसमें 10 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें से 9 लाख जो होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर से होंगे और जो 1 लाख होंगे वो ट्रेडिशनल सेक्टर से होंगे। ठीक है, जो की फीचर्स है उसको देख लेते हैं। देखिए, की फीचर्स के अंतर्गत क्या 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 होगा। ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा, आधार कार्ड एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को मेंटेन किया जाएगा, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी और एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी होगा विद अ हेल्पलाइन नंबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी समर्थ स्कीम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो चंदका डैमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। हमें ये बताना है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उड़ीसा में लोकेटेड है, तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना वो स्लॉथ बियर्स की डेथ की वजह से न्यूज़ में थी। आपको पता है कि स्लॉथ बियर का जो IUCN स्टेटस है वो वनरेबल है और ये जो पार्क है वो लोकेटेड है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जो ये सेंचुरी है ना वो स्पेशली जानी जाती है कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट की वजह से। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चंदका डैमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें कुछ जोग्राफिकल रीजन्स हैं जिन्हें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो आइए रीजन्स को देख लेते हैं। गल्फ ऑफ एडन, लैकेटिव सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी। तो इनको आपको ईस्ट टू वेस्ट यानी इधर से बढ़ते हुए इधर की तरफ। तो अगर आप ईस्ट से चलेंगे तो सबसे पहले आएगा साउथ चाइना सी, उसके बाद नीचे वाले रीजन में यहाँ पे आएगा गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिर आता है आपका लैकेटिव सी कहाँ पे, इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में, और लास्ट में आता है कहाँ, गल्फ ऑफ एडन। तो आपको पता है जबोती जहाँ पोर्ट है उसके पास। तो इसलिए जो ऑप्शन ए होता है वो करेक्ट हो जाता है। 4, 3, 2, 1। इसको मैप में भी देख लेते हैं। देखिए, मैप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साउथ ऑफ चाइना सी है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये इंडिया वाले पोर्शन के नीचे लैकेटिव सी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन जो कि रेड सी के पास है। तो ये था मैप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन सारे लोकेशंस का। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end and thanks a lot for your support. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And thank you for watching the video. Have a good day.